डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 5th की विज्ञान की बुक है। आज हम आप लोगों को इसका फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट नहीं हुआ था उसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे और पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की विधियाँ, मतलब कि बीजों की प्रकीर्णन की जो विधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ढेर सारी विधियाँ हैं। उनमें से कुछ विधियों के बारे में यहाँ बताया गया है। और बीजों का प्रकीर्णन मतलब प्रकीर्णन वो होता है जो बीज जो होते हैं वो अपने जनक से, मतलब अपने जनक से पौधों से एक मतलब दूर दूर जो बिखर जाना, उन्हीं का प्रकीर्णन कहलाता है। वायु द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीजों को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। इन बीजों की रचना पंख जैसी होती है। इन बीजों में रेशे होते हैं। ये भार में हल्के होते हैं, इसलिए वायु में सरलता से उड़ जाते हैं। मतलब कि जो बीजों का वायु में जो प्रकीर्णन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको बीजों को ले जाती हैं। और इन बीजों की रचना जो होती है, मतलब ये जो दिखते हैं वो इन लोगों के दिखने में वो पंखनुमा होती है, पंख जैसी। और इन बीजों में जो रेशे होते हैं वो बहुत हल्के हो जाते हैं, हल्के होते हैं क्योंकि वो उड़ने में, हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इनके रेशे इन्हें उड़ाने में सहायक होते हैं। रोमक, रूपच और कपास के वृक्षों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। जब ये बीज हवा में उड़ते हैं तो इनके रेशे पैराशूट का कार्य करते हैं। मतलब कि यहाँ पे रोमक का बीज दिया है, ये रूपच का और ये कपास का। जो ये मतलब रेशे होते हैं इनको उड़ने में सहायता करते हैं। और ये रोमक, रूपच और कपास के जो बीज होते हैं इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा ही होता है, मतलब हवा में होता है। क्योंकि जब ये हवा में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके जो हवा में उड़ने में मतलब पैराशूट का काम करते हैं, रेशे जो होते हैं। नंबर 2 है जल द्वारा प्रकीर्णन। जो पौधे जल में या जल के आसपास उगते हैं उन बीजों और फलों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। ऐसे फलों का बाहरी आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होता है जो तैरने में इनकी सहायता करता है। नारियल और कमल के ऐसे ही फल हैं। मतलब कि जब जो बीजों का प्रकीर्णन जल में होता है तो वो बहुत ज़्यादा जल के आसपास ही उगते हैं। तो जल के आसपास उगेंगे तभी तो उन लोगों का प्रकीर्णन जल में होता। तो उनके बीज जो होते हैं, बीजों और फल जो होते हैं उनका प्रकीर्णन भी जल द्वारा होता है। और ऐसे जो फल होते हैं उनका जो बाहर का आवरण होता है, बाहरी कवच जो होता है वो स्पंजी, ऐसे मुलायम टाइप का और तंतुमय होता है और जो तैरने में इनकी मदद करता है, सहायता करता है। ऐसे जो फल हुए वो किस चीज़ के फल होते हैं? एक नारियल का फल होता है और एक कमल का। देखें आप, कमल का फल ये हुआ और नारियल का फल ये है जो कि आप लोग खाते हैं। नारियल आप लोगों ने खाया होगा ना, गरी जिसको कहते हैं। ये यहाँ पे उसकी पिक्चर दी गई है। नारियल के फल जल में तैरते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं। जब जल इनके बाहरी आवरण को गला देता है और बीज बाहर आ जाते हैं। कमल का फल भी जल के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है। जल में इसका ऊपर आवरण गल जाता है और बीज स्वतंत्र हो जाता है। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि नारियल और कमल का जो फल होता है वो जल में इतना ज़्यादा तैरता है कि मतलब तैरते हुए दूर तक चला जाता है और उसका जो बाहरी आवरण होता है, ऊपर का जो कवच होता है वो गल जाता है पानी में रहने की वजह से, और जो फल होता है वो बाहर आ जाता है। ऐसे नारियल में भी होता है और कमल में भी। नंबर 3 है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जानवर और मनुष्य फलों के गूदे को खाकर बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये बीज अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। मतलब कि जानवर हुए और हम इंसान, हम लोग क्या करते हैं? आम क्या होता है? आम खाते हैं और आम के बीज को क्या करते हैं? फेंक देते हैं बाहर। अब बाहर मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी में हम लोग फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उसको पानी मिलता है, पानी के बाद वो मिलता जो, तो उसमें एक नया पौधा निकल जाता है। और बीज क्या होता है? अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद एक नया पौधा निकल जाता है। यहाँ देखिए आप, कौवा है, ये आपका गिलहरी है और यहाँ बीज अंकुरित हुए हैं। कुछ फलों में छोटे छोटे बीज होते हैं। मनुष्य और जानवर फलों के साथ इन बीजों को भी खा जाते हैं, परंतु वे इन बीजों को पचा नहीं पाते। ये बीज मल के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं। इनमें से कुछ बीज अनुकूलित परिस्थितियां पाकर अंकुरित हो जाते हैं। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि कुछ फल ऐसे होते हैं
जिनको हम लोग बीज सहित ही खा जाते हैं। तो इसमें बीज रहता है, उसके बावजूद हम लोग खा जाते हैं, लेकिन खाने के बाद हम लोग उसको पचा नहीं पाते हैं और वो मल के रास्ते से बाहर आ जाता है शरीर से, और फिर वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद वो मतलब नया पौधा बन जाता है। कुछ बीजों और फलों में कांटे या कठोर रोम होते हैं। इनकी सहायता से यह पशुओं के शरीर के रोम पक्षियों के पंखों और मनुष्यों के कपड़ों से चिपक जाते हैं और उनके साथ दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। बाद में ये या तो स्वयं गिर जाते हैं या गिरा दिए जाते हैं। गोखरू, कैल्ट्रॉप और जैथियम का प्रकीर्णन इसी प्रकार होता है। मतलब कि कुछ जो वो होते हैं फल होते हैं उनमें कांटे या कठोर रोम होते हैं, मतलब रोए होते हैं। रोम मिस होता है रोया, तो वो उनकी मतलब सहायता से पशुओं के शरीर में चिपक जाते हैं। मतलब मान लीजिए आप कहीं गए हैं और वो आपके शरीर पे चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद पक्षियों के पंखों और मनुष्यों के कपड़े में भी चिपक सकते हैं। और चिपक गया, फिर उसके बाद आप जहाँ जहाँ गए वो आपके साथ चले गए। बाद में आपको अगर दिखा तो आपने उसे फेंक दिया, गिरा दिया, या खुद ही गिर गए। तो गिरने के बाद वो क्या करते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वो है गोखरू का कांटा या रोम या जैथियम सॉरी। नंबर 4, प्रस्फुटन द्वारा मटर और भिंडी जैसे फल सूखने पर चपट जाते हैं और इनके बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जब ये फल पकते हैं तो इनका ऊपरी आवरण सूख कर ऐंठ जाता है और दबाव बढ़ने पर फट जाता है। आवरण फटने पर पके हुए बीज इधर उधर छिटक जाते हैं। इस प्रकार बीजों का इधर उधर छिटकना प्रस्फुटन कहलाता है। मतलब कि आप एकदम सिंपल वर्ड समझ लें, शब्दों में समझें कि बीजों का इधर उधर छिटकना ही क्या कहलाता है, प्रस्फुटन कहलाता है। बीजों का इधर उधर छिटकना प्रस्फुटन कहलाता है। आप मटर और भिंडी के बीज के बारे में सुने कि जब मटर और भिंडी आप ऐसे उसको छोड़ दें पेड़ में लगी हुई, जब वो बहुत ज़्यादा दिन तक हो जाती है और सूख जाती है, सूखने के बाद वो जब बढ़ती हुई जाती है, बढ़ती फट जाती है। फटने के बाद उसके जो बीज होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, और जब ये फल पकते हैं तो इनका ऊपर का आवरण जो होता है बीज का वो सूख जाता है। सूखने के बाद ऐंठने लगता है और दबाव बढ़ने पर फट जाता है, और आवरण फटने पर उसके जो पके हुए बीज होते हैं इधर उधर छिटक जाते हैं और उससे उसका प्रस्फुटन हो जाता है। कायिक प्रजनन। आपने देखा कि अधिकांश पौधों का जन्म बीज से होता है, किंतु बहुत से नए पौधों का जन्म पौधों तथा कुछ अन्य भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से भी होता है। बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से नए पौधों को जन्म कायिक प्रजनन कहते हैं। कि बीजों के अलावा पौधों से या और पौधों के अन्य भागों से उसका जन्म कायिक प्रजनन कहलाता है। मतलब कि आप सिंपल वर्ड में समझें कि बीजों के अलावा पौधों के नए भागों से जन्म होना कायिक प्रजनन कहलाता है। जड़ों द्वारा। नंबर 1 है जड़ों द्वारा। मूली, गाजर, शकरकंद व शलजम आदि जैसे भोजन को जड़ों में संग्रहित करते हैं। यदि इन पौधों की जड़ों को मिट्टी में दबा दिया जाए तो इन जड़ों से नए पौधे निकल जाते हैं। मतलब कि मूली और गाजर, शकरकंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और शलजम का। इन पौधों मतलब ये जो पौधे होते हैं ये भोजन जड़ों में संग्रहित करते हैं, जड़ों में बनाते हैं। ये अपना भोजन जड़ों में बनाते हैं। और इन पौधों की जड़ों में अगर आप किसी की जड़ लीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें से नया पौधा निकल जाता है। नंबर 2 तने द्वारा। आलू, अदरक, गन्ना, केला आदि भूमिगत तने होते हैं। आलू तथा अदरक में आँखें या कलियां होती हैं। जब इन्हें मिट्टी में दबाया जाता है तो इन आँखों से ये नए पौधे निकल आते हैं। मतलब कि यहाँ तो आप लोगों का जड़ों द्वारा बताया गया था। देखिए मूली नीचे ही मतलब ज़मीन के अंदर ही फल निकलता है मूली का, और इसका भी, गाजर का भी। यह आपका शकरकंद है और ये शलजम है।
और अब आप लोग को तने के बारे में पढ़ना, मतलब जो आलू और अदरक और गन्ना केला होता है ये आपको तने में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तने में। आलू तथा अदरक जो होते हैं उनमें आँखें होती है, मतलब कि उसमें आँखें और कलियाँ निकल जाती है। आप उसको अगर जैसे आप आलू को ज़्यादा दिन तक रख दीजिए और उसमें से वाइट ऐसे किनारे किनारे से ऐसे देखिए, आप ये देखिए यहाँ कलियाँ या आँखें निकल आती हैं और इसको आप ले जाकर ज़मीन में दबा दीजिए। दबाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से एक नया पौधा निकल आता है। देखिए आप यहाँ पे बना हुआ है, आलू से एक नया पौधा निकल रहा है, अदरक में से भी आपने देखा कि नया पौधा निकल रहा है और गन्ने से भी। कुछ पौधे जैसे पुदीना आदि के तने भूमि पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तनों को विसर्पी तने कहते हैं और विसर्पी तने कहते हैं। विसर्पी तनों की ग्रंथियों पर नई जड़ें उगती जाती हैं जो भूमि के अंदर बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार तनों के उस भागों से नए पौधे उग जाते हैं। मतलब कि बताया जा रहा है कुछ पौधे जैसे आपने जाना कि आलू, गन्ना और अदरक, केला, ये सब जो हैं ये सब पहले मतलब इसको आप ज़मीन में दबा देंगे, इसके जो कलियां और आँखें होती है इसको दबा देते हैं तो नए पौधे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे पुदीना का आप ले लीजिए, पुदीना के जो पौधे होते हैं वो ज़मीन पर ऐसे रेंगते हुए बढ़ते हैं और ऐसे तनों को विस्पर्शी कहते हैं। क्या कैसे कहते हैं? विस्पर्शी तना कहते हैं। और इनमें जो विस्पर्शी तने होते हैं उनमें ग्रंथियों पर नई जड़ें उगती जाती हैं और भूमि के अंदर बढ़ती हैं। और इस प्रकार के जो तने होते हैं उनमें जड़ों से नए पौधे, मतलब उसके पौधों के नए भाग उगते जाते हैं और पौधे भी निकलते जाते हैं। पौधों के नए भागों से नए पौधे उगते जाते हैं। नंबर 3, पत्तियों द्वारा। बिगोनिया या ब्रायोफाइलम पौधों की पत्तियां मोटी तथा गूदेदार होती है। इन पत्तियों पर पड़ कलिकाएं होती हैं जिनसे नए नए पौधों और जड़ों का जन्म होता है। देखें आप यहाँ पे, ये आपकी बिगोनिया ब्रायोफाइलम की पत्तियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? मोटी होती हैं और गूदेदार होती हैं। आप उसको दबाएंगे ऐसे स्पंजी होंगी और ये पत्तियों पर पड़ कलिकाएं होती हैं जिनसे नया पौधा तथा नए पौधे और जड़ों का जन्म होता है। प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन। माली बहुत सी कृत्रिम विधियों द्वारा बागों में नए पौधे को उगाते हैं। प्रकृति के स्थान पर मानव द्वारा कराए जाने वाले पौधों के प्रजनन को कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। कृत्रिम प्रजनन कई विधियों द्वारा होता है। तो कृत्रिम प्रजनन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि कृत्रिम जो प्रजनन होता है वो माली द्वारा बहुत ढेर सारी विधियों द्वारा बागों में नए पौधे लगाए जाते हैं और नए पौधों का प्रजनन ही कृत्रिम प्रजनन होता है। मनुष्यों द्वारा लगाए जाने वाले पौधों का जो प्रजनन होता है वो कृत्रिम प्रजनन होता है। चले इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कलम द्वारा। गुलाब, गन्ना, अंगूर, क्रोटॉन आदि के पौधे कलम लगाकर पैदा किए जाते हैं। किस्मों के किसी विकसित पौधों के तने का एक भाग एक कली सहित काट दिया जाता है। इसी भाग को कलम कहते हैं। कलम को भूमि में इस प्रकार दबाया जाता है कि कली वाला भाग ऊपर की ओर रहे, भूमि के ऊपर रहे। मतलब कि आपने सुना होगा, मतलब कि कलम किसे कहते हैं? आप मान लीजिए गुलाब का पेड़ कहीं लगा हुआ है, आप उसकी एक डंठल तोड़ के आप उसकी जो डंठल तोड़ेंगे उसको थोड़ा सा बराबर करके कायदे से मतलब काट वाट दीजिए तो उसी को कलम कहते हैं। और इसको आप ले जाके ज़मीन में दबा दीजिए तो उसमें से एक नया पौधा निकल आएगा। लेकिन कली वाला जो भाग होता है, जो मतलब ऊपर का तना वाला जो एकदम भाग होता है, उसको ऊपर की तरफ रखिए क्योंकि उसमें से आपकी पत्तियां निकलेंगी। यहाँ देखिए आप दिख रहा है दाब कलम द्वारा। इस विधि में पहले मुख्य पौधों की किसी निचली शाखा को छाटा जाता है, फिर उस शाखा की ग्रंथि के चारों ओर की छाल को निकाल लेते हैं। इसके पश्चात शाखा के निकले गए छाल भाग को नीचा करके मिट्टी में ढक देते हैं। कुछ समय बाद उस ग्रंथि से नई जड़ फूट जाती है। नई जड़ निकलने के बाद उस शाखा को मुख्य शाखा से अलग कर देते हैं।
दाब कलम बताया जा रहा है कि मतलब दाब कलम द्वारा एक विधि है जो उसके द्वारा भी मतलब उसको पहले शाखा जो होती है उसको ये जो मतलब शाखा होती है उसमें उसको उसकी भी छाल को काट के मतलब ज़मीन में दबा दिया जाता है, फिर उससे नई शाखा निकलती है, फिर उसको अलग कर लिया जाता है। कली रोपण, इस विधि में गुलाब, आम आदि पौधों के तनों पर अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का चीरा लगाते हैं। फिर इस चीरे में इस पौधे की किसी विशेष किस्म की कली लगाकर उसे डोरी में बांध देते हैं। कुछ दिन बाद वह कली बढ़कर नए पौधों का रूप ले लेते हैं। मतलब कि यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है कि पहले आप एक गुलाब का पौधा अगर आपको लगाना है या आम का, तो सबसे पहले आप उसको टी आकार, देखिए ऐसे टी आकार का चीरा लगा लीजिए, फिर उसको ऐसे रस्ते से बांध दीजिए, मतलब किसी उससे लगाने के बाद पौधों को किसी विशेष किस्म की कली लगाकर उसे डोरी से बांध दीजिए, उस पर कली लगाना है। और फिर आप देखेंगे कुछ दिन बाद कि उसमें से नया पौधा, ये जो कली है वो नए पौधे का रूप ले लेती है। तो ये जो चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो रहा है, आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग करिए और समझिए।